गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे यूरोप में आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण यानी विश्व युद्ध के बाद में की जो परिस्थितियों में यूरोप में कैसे उनका आर्थिक पुनरुद्धार हुआ है। आर्थिक पुनरुद्धार यानी विश्व युद्ध हुआ था, अपने को सबको पता है कि इतना ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे सारे राष्ट्र, यूरोप के स्पेशली छोटे छोटे जो राष्ट्र थे, और इनका फिर से वापस एकीकरण किस तरीके से होता है, किस तरीके से इनकी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ पाती हैं। और आज के समय अपन जैसे देख पा रहे हैं, जो EU के रूप में जो आज संस्था काम कर रही हैं, सारे जो यूरोप के 28 देश इसमें जुड़ पाए थे। ये इस तक यूरोप किन किन स्टेप बाय स्टेप कैसे वहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप का महत्व और प्रभुत्व क्षीण हो गया था। यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए 1943 में ही संयुक्त राष्ट्र ने एक संस्था का निर्माण किया था। उद्देश्य था सैनिक अधिकारियों और स्थानीय सरकार के सहयोग से राष्ट्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना, यानी जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद में अपन देखते हैं कि 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो होते हैं, उसके अंदर यूरोप के पुनरुद्धार और आर्थिक विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। मुख्य उद्देश्य यही था, जो कमज़ोर हो चुके राष्ट्रों को फिर से आर्थिक सहायता देके उनको उस क्षति से उबारना था। इसके पश्चात अपन देखते हैं, चर्चिल ने यूरोप की एकता का आंदोलन चलाया था 1946 में। यूरोप के कुछ लोग इसका समर्थन साम्यवाद के विरोध की दृष्टि से करते थे, यानी यूरोप के सारे राष्ट्र हैं जो लगभग उसमें पूंजीवादी राष्ट्र आज के समय अपन देख पाते हैं। हालांकि पूरी यूरोप पे सोवियत संघ का प्रभाव था, तो वहाँ पे बहुत सारे देशों में साम्यवादी सरकारें काम कर रही थी। तो मुख्य जो है राजनीतिक एकीकरण और आर्थिक के लिए जो प्रयास बने, जो संगठन बने, वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला जो है ट्रूमैन सिद्धांत, जिसके तहत इनको सहायता की थी। ट्रूमैन अमेरिकन राष्ट्रपति थे, तो उनके इनके नाम से ये ट्रूमैन सिद्धांत माना जाता है। ये उनके भाषण का अंक था जो उन्होंने 12 मार्च 1947 को दिया था। तो तुर्की और यूनान, अब ये डेट भी याद रखेंगे, 12 मार्च 1947, तुर्की और यूनान की सैनिक व आर्थिक सहायता के लिए ट्रूमैन सिद्धांत बना था, ताकि यहाँ पे साम्यवादी सोवियत संघ का प्रभाव इन पे ना पड़ सके और ये उसके हिस्से में ना जा पाए। तो ये छोटा क्वेश्चन बनता है ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से। इसके बाद में आता है बेनिलक्स, इसमें नाम में ही लिखा हुआ है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, जो 3 देशों के शॉर्ट इनिशियल से बना हुआ है। उनके बीच 1944 में एक समझौता हुआ था। मुख्य उद्देश्य था चुंगी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करना, यानी आपस में जो एक माल को एक देश की सीमा से दूसरी सीमा के बीच में प्रेस करने के समय जो चुंगी ली जाती है, जो टैक्स लिया जाता है, उसको चुंगी बोलते हैं। तो वो ख़त्म किया था, ताकि उनकी अर्थव्यवस्थाओं को इससे थोड़ा फ़ायदा पहुँच सके तीनों अपने, क्योंकि सीमाएँ इनकी टच होती थी। तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा ये ग्रुप बना था। इसके बाद में अपन देखते हैं मार्शल योजना। मार्शल योजना का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है। वह मार्शल प्लान क्या था? तो मार्शल अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल थे, विदेश सचिव, जो अपने विदेश मंत्री होते हैं, वैसे वहाँ मंत्रियों को सचिव बोलते हैं। तो विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने कहा था कि यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का प्रयत्न अगर नहीं किया गया तो वो साम्यवादी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया था, जो बहुत पॉपुलर हुआ। तो इस आधार पर भूखमरी, गरीबी, निराशा एवं अव्यवस्था का सामना करने के लिए ये मार्शल योजना का निर्माण हुआ। और इस व्यवस्था के अंदर यूरोप के 16 देशों को, कितना को 16 देशों को लगभग $11 मिलियन की सहायता दी गई। और यूरोप साम्यवाद की चपेट में आने से इस वजह से बच पाया था। और लेकिन इसका फ़ायदा अमेरिका को ये मिला कि आज तक भी ये देश अमेरिकन सपोर्ट करते नज़र आते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं एक ग्रुप बना हो, यूरोपीय आर्थिक सहयोग का संगठन। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग का संगठन, इस जो इसका मुख्य उद्देश्य था, जीवन स्तर को, पश्चिमी यूरोप के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संगठन की मुख्य भूमिका रही। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका नहीं बनता है। प्रधान कार्यालय पेरिस में है, अभी भी नाम मात्र को कहने को है, लेकिन EU के रूप में जब संस्था बन गई तो ये इतने फिर ये कमज़ोर पड़ते गए। उसके बाद में इसी की नेक्स्ट स्टेप आर्थिक सहयोग और विकास संगठन बना, जो कब बना? 1961 में।
इसके अंदर भी मुख्यतः यही था कि एक तो संख्या ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत सारे देशों ने इसको एक्सेप्ट किया था, लगभग 30 देशों ने, यूरोप के लगभग सारे देश इसमें शामिल हो जाते हैं। मुख्य उद्देश्य था सदस्य देशों में उत्तम आर्थिक विकास, रोजगार और आर्थिक स्थिरता वगैरह, और इस व्यापार का विस्तार ऐसे करके जो मुख्य उद्देश्य होते हैं उसके लिए ये संगठन बना था। उसके बाद अपन देखते हैं यूरोपीय अदायगी संघ। यूरोपियन पेमेंट यूनियन है जो एक दूसरे देश को जो ऋण अदा करने के लिए सुलभ व्यवस्था करने के लिए, मतलब एक होता है ना कि एक दूसरे के हुंडी टाइप से कि आप जवाबदेही तैयार की जाती है, तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता नहीं, लेकिन यूरोपीय अदायगी संघ बना था। फिर यूरोप की परिषद बनी थी, काउंसिल, यानी एक तरीके से राजनीतिक संगठन का निर्माण करने का इनका प्रयास बना था, और इसके तहत विमर्श सभा, कंसल्टेटिव असेंबली और कमेटी ऑफ मिनिस्टर, ऐसे करके 2 सभा इन्होंने बनाई थी। और ये जो मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप के पूरे राष्ट्रों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक समान कोई ऐसी नीति, आर्थिक नीति तैयार करना जिसको सारे देश उसको फॉलो कर पाएँ। तो मुख्य ये एक तरीके से आर्थिक से आगे बढ़ के राजनीतिक संगठन की तरफ बढ़ने का पहला प्रयास अपन माना जा सकता है, जिसको यूरोप की परिषद अपन कह सकते हैं। फिर बनता है यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय। ये इम्पोर्टेंट था। यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय कैसे बना? यूरोप में कोयला और इस्पात के जो क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्र हैं, वो नॉर्मली फ्रांस और जर्मनी में पाए जाते हैं। काफ़ी बड़े क्षेत्र आज भी यहाँ से कोयला और इस्पात निकलता है। तो दोनों क्षेत्रों के जो अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से उसका यूज करता था, एक दूसरे देश में जाते थे, चुंगी लगती थी। तो यूरोप के सारे देशों ने आपस में माना कि जो चुंगी व्यवस्था है इसकी वजह से वो ही सामान उनके लिए महंगा बन जाता है, दूरी नज़दीक होने के बावजूद भी। तो इन्होंने एक तय किया कि एक ऐसी 78 सदस्यों की एक असेंबली बना लेते हैं, जो इस परिषद का ये काम होगा, कहीं सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक नीतियाँ प्रतिकूल तो नहीं है, मतलब इस तरीके से उस कोयला और इस्पात की मंडी का प्रयोग किया जाए, उसका प्रबंधन एक तरीके से कोई समिति द्वारा किया जाए, ताकि यूरोप के सभी राष्ट्रों को इसका फ़ायदा हो सके। यूरोपियन कोयला इस्पात समुदाय बना हुआ था। मुख्यतः अपने याद करेंगे कि 25 जुलाई 1952 को इसी कार्यान्वित हुआ था। फिर आता है यूरोपीय आणविक शक्ति समुदाय। आणविक शक्ति समुदाय यानी एटॉमिक जो एनर्जी है उसके लिए बना था। मुख्य उद्देश्य था कि आणविक एटॉमिक एनर्जी का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, विकास संबंधी, जिस अपने को पता है एटॉमिक एनर्जी से लाइट वगैरह अपन जो आज के समय इलेक्ट्रिसिटी अपन प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो बम ना बना के लाइट बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने का उद्देश्य से एक यूरोपियन आणविक समुदाय बना था। इसमें ग्रेटर ब्रिटेन को सदस्य बनने का आवेदन पत्र दिया था, किंतु इसे अस्वीकार कर दिया गया था, यानी ब्रिटेन को शामिल नहीं किया था इन राष्ट्रों ने, क्योंकि ब्रिटेन के पास परमाणु बम थे और वो नहीं चाहते थे कि एक परमाणु बम निर्माता देश को इस ग्रुप में शामिल किया जाए, क्योंकि उसका उद्देश्य इनसे अलग हो सकता है। फिर यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। मुक्त व्यापार संघ यानी फ्री ट्रेड जो होता है, यानी जो भी आपकी सीमाएं होती हैं एक देश की दूसरे देशों की सीमाएं, तो आपस में जो इनका व्यापार होता है वो फ्रीली हो सके, यानी मोस्टली अपने याद रखेंगे चुंगी व्यवस्था ख़त्म की जा सकती है इससे। तो इसके लिए एक इन्होंने एक शुरुआत की थी। तो अपन देखते हैं कि एक यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का निर्माण इन्होंने किया था। संघ का आरम्भ 1960 से होता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता यूरोपीय व्यापार संघ का, पर अपन ध्यान रखेंगे कि चुंगी वगैरह व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक स्टेप का ये काम करती है। उसके बाद में आता है यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, जो आज के समय में भी कार्यरत है और सबसे इम्पोर्टेंट संगठन है। इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि इसमें ज़्यादा विस्तृत रूप से ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी है आवागमन, और एक दूसरे से ज़्यादा कंट्री आपस में जुड़ पाए थे। तो वो कैसे जुड़ते हैं अपन देखते हैं। ये अपने को पता है 1958 में इसका निर्माण हुआ था।
मुख्यतः से साझा बाजार यूरोपीय ये संघ नाम कुछ भी दिया जाता है। साझा बाजार मतलब सारे कंट्रीज़ का बाजार मार्केट एक समझा गया, यानी जैसे अपने देश के अंदर अपन कोई भी चीज़ को कहीं भी ले जाके कहीं बेच सकते हैं, कोई वो नहीं लगता। ऐसे ही वहाँ की कंट्री में किसी चीज़ में कोई चीज़ बनाई हो दूसरे देश में जाके बेचा जा सकता है, कोई भी नागरिक आपस में इंटरचेंज होके। छोटे देश हैं तो एक ही दिन में दूसरे देश में जाया भी जा सकता है, वापस भी आया जा सकता है। तो ये एक साझा बाजार की एक कंसेप्ट जैसी थी। 1 जनवरी 1958 को आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी, याद रखना 1 जनवरी इंपॉर्टेंट है, यूओ में हमेशा 1 जनवरी। तो बाद में इसमें जो प्रारंभ में इसके 6 राष्ट्र बने थे, तो ये फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी और इटली इसके सदस्य थे। तो इनको इनर 6 इनको कहा जाता है। उसके बाद में इनकी संख्या बढ़ती गई, ब्रिटेन को भी शामिल किया गया और बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या 28 हो गई। अब अपन देखते हैं कि 28 सदस्य होने के बाद में जून 2016 में ब्रेग्जिट जो हुआ था, यानी ब्रिटेन का एग्जिट हुआ था ईयू से, इसलिए ब्रेग्जिट कहा जाता है। तो इसके अंदर ब्रिटिश जनता ने सपोर्ट 51% लोगों ने सपोर्ट किया था इसे हटने के लिए, क्योंकि उनको ये अनुभव हो रहा था कि अपने मार्केट को इससे नुकसान हो रहा है। अपने जो आवागमन फ्री कर देते हैं तो ब्रिटेन में सामान ला के ज़्यादा आसानी से बेच पा रहे थे। ब्रिटेन अपना सामान बेच पाने की स्थिति में नहीं बन पा रहा था, क्योंकि इनका प्रोडक्ट महंगे, शायद जो उत्पादित जो रेट है उनकी ज़्यादा पड़ रही थी। इस वजह से इन्होंने एग्जिट करने के लिए अपना जनमत संग्रह कराया। तो ब्रेग्जिट संपन्न हुआ। अब अपन देखें ईयू के अंदर इन्होंने क्या नई प्रोग्रेस कर चुके थे। तो ईयू के अंदर एक मैस्ट्रिक्ट संधि होती है। मैस्ट्रिक्ट संधि 11 दिसंबर 1951 को नीदरलैंड के मैस्ट्रिक्ट नगर में हुई थी, इस वजह से इसको मैस्ट्रिक्ट संधि भी कहते हैं ना। इसका मुख्य उद्देश्य था सभी देशों में समान मुद्रा, मतलब एक ही करेंसी, जो एक ही जो अपने रुपए करेंसी का नाम है, वैसे ही सब में एक करेंसी करना। अलग कंट्रीज में अलग करेंसी चलती थी। तो संधि के समान मुद्रा के साथ साथ 1 जनवरी 1999 से एक यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाएगी। तो अपन देखते हैं 1 जनवरी 1999 से यूरो जो इनकी करेंसी का नाम था वो शुरुआत होती है, यानी यूरो और यूरोपीय केंद्रीय बैंक दोनों की शुरुआत होती है 1 जनवरी 1999 से। एक बहुत बड़ी बात है, इतने देशों में सहमति प्राप्त करना है किसी एक मुद्रा के लिए। आज भी ये मुद्रा काम कर रही है और ये विश्व में ये तीसरे या चौथे नंबर की महत्वपूर्ण मुद्रा भी मानी जाती है। इसकी कीमत जो सापेक्ष रूप से अपन देखें तो ये सब अपन जो संगठन बने थे, ये अपन देख पाते हैं कि यूरोपीय एकीकरण की एक स्तर का निर्माण करते हैं। एक अलग अलग संगठन जो है वो लास्ट में ईयू के रूप में अपने एक बड़े संगठन को आज के समय देख पाते हैं।